क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? अरे भाइयों, अपने देश को संभालो। अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करो, डेवलपमेंट लेके आओ। आप क्यों कश्मीर के पीछे पड़े हो? कश्मीर नहीं है आपका। ये कंसेप्ट जो है ये आपको समझ जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रति योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया में भारत में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफ़ी बेचैनी है। भारत में उत्तराखंड में सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जो कि आने वाले वक्त में कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है और उत्तराखंड ही भारत का वो पहला राज्य बनेगा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में केंद्र सरकार का ही एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक्ट इस मॉनसून सत्र नहीं तो शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी में है। पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से कहीं भारत की माइनॉरिटीज़ के ऊपर किसी प्रकार का और अत्याचार तो नहीं बढ़ेगा, जिसके आधार पर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने जाकर और चंदा और भीख इकट्ठी कर सके। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोहेब चौधरी से बात करते हुए भारतीय पत्रकार नाजिया ने कुरान की मदद से ही भारत में मौजूद कुछ मुसलमानों की हिपोक्रेसी को तोड़ा है कि किस तरह भारतीय कुछ मुसलमान जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मंजूरी नहीं देना चाहते तथा भारत की आम जनता को बरगला रहे हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत फायदा है। नाजिया ने बताया कि भारतीय मुसलमान जो कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन्हें भारतीय महिलाओं के भारतीय पुरुषों के बराबर आने में तकलीफ है। नाजिया ने भारत में मौजूद मुस्लिम ठेकेदार जो यूसीसी के खिलाफ हैं, उनको बेनकाब करते हुए बताया कि किस कदर वो लोग कुरान की हिदायतों को नज़रअंदाज करके अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले ही ये बात कह दी थी। तो कॉमन लॉ जो कॉमन सिविल कोड जो है ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में, विस्तार में बताऊंगी कि क्यों हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतें औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का, ठीक है। उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील की बात करते हैं तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत बहुत नफरत है। अब मौलाना साजिद रशीदी की बात करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में काफी फेमस मौलाना है। तो इन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है, क्योंकि इनके मजार में चादर का जो पैसा आता है, दुकुनदाने का जो पैसा आता है, फूल का जो पैसा आता है, डोनेशन का जो पैसा आता है, अगरबत्ती का जो पैसा आता है, इत्र का जो पैसा आता है, चंदा का जो पैसा आता है, फितरा का जो पैसा आता है, जकात का जो पैसा आता है, लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड पर चल रहा है,
इन सारी चीजें, ये सारी धंधाबाजी इनकी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। अब मैं आती हूँ कुरान पर, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं क्योंकि मोदी जी ऐसे ही पाकिस्तान में हवा बना हुआ है कि मोदी जी हिंदू को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों को डिप्राइव करके रखे हुए। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। हलाला, सूरह अल बकर वर्सेस 2.230 में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, हलाला इज अ सिन। कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो, और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में सूरह अन-निसा में, पर मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अल-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। अब आते हैं सूरह अल-अहज़ाब में चैप्टर 33 वर्सेस 59 में, जिसमें जिल्बाब वर्ड अरबिक में यूज किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि औरतों को लूज कपड़े मतलब लूज आउटफिट पहनने की जरूरत है। हिजाब, बुर्का, अबाया, इन सारी चीजों का कोई भी जिक्र पूरे कुरान में नहीं है। ये मैंने आपको पूरा कुरान के हवाले से बता दिया है। अबू मरतहद जो मैसेंजर थे खुदा के और जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाया करते थे और बहुत सारे प्रॉफिट्स के पास जाया करते थे, उन्होंने कहा है कि मजार पर बैठना या मजार की वर्शिप करना या मजार पर सजदे मारना या माथा को फोड़ देना मजार पर, ये जो है ये कुरान के हिसाब से सिन है। हमारी दूसरी क्लिप में शोएब चौधरी से ही बात करते हुए भारत की कश्मीर की बेटी उरफाना मुनीर ने पाकिस्तान को निवस्त्र कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने भारतीय कश्मीर में रक्त की होली खेली और पूरे कश्मीर को लाल कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए बताया कि बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में ही जाकर ट्रेनिंग लेके आए और उन्होंने भारतीय कश्मीर में रक्तपात मचाया, और किस कदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के कश्मीर में आतंकवाद को सहायता दी और आतंकवाद को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। उरफाना मुनीर के दिए हुए बयान से इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता है कि कश्मीर में जो बैकवर्डनेस आज मौजूद है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, जिसने आतंकवाद के रास्ते पे चलाकर कश्मीरी युवाओं को बरगलाया और वहाँ पे होने वाली तरक्की में रोड़ा अटकाया, जो अब धारा 370 हटने के बाद पूर्णतः समाप्त हो चुका है तथा कश्मीर अब तरक्की की राह की ओर बढ़ चला है। तो शोएब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजादी आप किसे कहते हो? आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो, या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आप तो घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे जो है जर्नलिज्म में काफी इंटरेस्ट है, तो मेरे पापा ने बोला कि तू पढ़ाई कंप्लीट कर, तू उसके बाद जर्नलिज्म कर ले। तो मैंने बोला नहीं, तब तक मेरा पैशन खत्म हो जाएगा, मुझे अभी से काम स्टार्ट करना है। तो मैंने इन द एज ऑफ 16 मैंने 16 साल की उम्र में घर से दूर रह के काम शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त भी घर से काफी दूर रह रही हूँ। क्यों? अपने काम को, अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। क्या मैं उन लोगों से ये बात पूछना चाहूंगी जो वहां पर बैठ के ये सारी बातें करते हैं कि नहीं कश्मीर में आजादी नहीं है, क्या आप लोग मुझे ये बताओ कि आजादी आप किसको कहते हो? जब हमारे जैसे बच्चे रोड पे पत्थर निकले तो उसे आप आजादी कहते हो? क्या हमारे जैसे बच्चे जब आजादी चीखे या नारे लगाएं तो रोड पे उन्हें गोली से मारा जाए, उसे आप आजादी कहते हो? आज एक माँ जो है, ईद थी रिसेंटली, हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करी। आप मुझे बोलो शोएब, उन लोगों के घरों पे क्या हुआ होगा जिन्होंने ईद में अपने बच्चे खोए हैं, जिन औरतों ने अपने शोहर खोए हैं, जिन माओं ने अपने बेटे खोए हैं और जिन अपने बहनों ने भाई खोए हैं? क्या उस आजाद कश्मीर की या उस कश्मीर की आप बात कर रहे हो? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा था इस चीज को लेकर के कि नहीं हम तो मुसलमान हैं, हमें तो आजादी चाहिए। और ये किसका प्रोपोगंडा था? ये हुर्रियत के उन लीडरान का था जो पाकिस्तान जाते थे अपनी चीजों को कायम करने के लिए। ये हुर्रियत खत्म हो चुकी है।
अब कश्मीर बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। पहले जो टूरिस्ट है वो कश्मीर में आने से डरते थे, ये कहते थे कि हमारे लिए कश्मीर सेफ तो है, हम कश्मीर में जा तो सकते हैं। आज वही टूरिज्म अगर आप देखेंगे तो आज बिलियन क्रॉस कर चुका है। पिछले 3 साल में जितना हमारे 75 ईयर्स में नहीं हुआ, उतना 3 साल में जो है लोग वहां पर आए और कश्मीर को एंजॉय किया। अरे भाइयों, अपने देश को संभालो, अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, डेवलपमेंट लेके आओ। आप क्यों कश्मीर के पीछे पड़े हो? कश्मीर नहीं है आपका। ये कंसेप्ट जो है ये आपको समझ जाना चाहिए। ये जो आपने सवाल पूछा है बड़ा ही लाजमी है। ये जो कंसेप्ट था ना कि कश्मीर को ना हिंदुस्तान के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना है, कश्मीर को एक आजाद कश्मीर बनाना है, तो वो जो कंसेप्ट था वो आर्टिकल 370 से पहले था, जब ब्रेन वॉश किया जाता था। क्योंकि आपने सुना होगा बिट्टा कराटे, एक बड़े ही फेमस मिलिटेंट थे हमारे कश्मीर के, यासीन मलिक, एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे। आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी, और उसके बाद हम वापस आके कश्मीर में लोगों को ये सिखाते थे कि नहीं, हमें तो ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना हिंदुस्तान के साथ, हमें तो आजाद कश्मीर बनाना है। तो ये वही लोग हैं। हुर्रियत, जिसको मैं बार बार मेंशन करती हूँ, ये हुर्रियत का जो कंसेप्ट है ये टोटली खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एनसी के लीडरान की मैं बात करूंगी या फिर पीडीपी के लीडरान की बात करूंगी, मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर में देखा है, जब हम कश्मीर में किसी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें बड़ी धमकियां आती हैं। मैंने भाजपा के खिलाफ बोला, मैं तो एकदम न्यूट्रल चलती हूँ। जब मैंने पीडीपी के खिलाफ बोला, जब मैंने एनसी के खिलाफ बोला, क्योंकि जो लोग चोर हैं उनको हम चोर नहीं कहेंगे तो बादशाह तो कह नहीं सकते, तो तब मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला गया कि नहीं, आप इस वीडियो को डाउन करो। तो आप देख सकते हैं कि जो डर है वो कितना है कश्मीर में। फिर भी आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में ये कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है कि हमें आजाद रहना है या हमें पाकिस्तान के साथ जाना है या हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। लेकिन इससे पहले जब हुर्रियत का सिस्टम था, अब जो वो हुर्रियत का सिस्टम है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब ना ही लोगों के माइंड वॉश होते हैं, ना ही हमारे बच्चे रोड पे पत्थर लेके निकलते हैं, और ना ही आज कश्मीर को किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। जैसे पहले कुछ नारे लगते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इवन आपने देखा होगा कि जो दीवार खाली होती थी वहां पर भी बड़े बड़े ब्लैक चौक से लिख दिया जाता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नाराबाजी होती थी, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। लेकिन आज के जमाने में, यानी कि 3 साल से 4 साल में, ये कंसेप्ट पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आज लोगों को पता चल गया है कि हम जिस देश के साथ हैं, हम खुश हैं, हम शांति और अमन से रह रहे हैं। तो ये काफी अच्छा जो स्टेप है हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोगों ने मिलकर लिया है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।